चलो आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा मास एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। आइंस्टीन का कहना था कि मास जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, E=mc², इस इक्वेशन के मदद से। ठीक है, जैसा कि एटम बम जो होता है उसमें होता है, जो यूरेनियम है, यूरेनियम के मास को एनर्जी में बदलते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसका बहुत सारा हम लोग बहुत जगह देखे हैं, उस चीज का के बारे में सुनते हैं अक्सर लोग। एटम बम वगैरह होता है तो काफी ज्यादा विस्फोट होता है, एनर्जी काफी ज्यादा निकलता है हीट के फॉर्म में, ये सब काफी ज्यादा ना। मास एनर्जी का क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास जो है एनर्जी का ही एक दूसरा रूप होता है। सो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में एक दूसरे में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। किस समीकरण के अनुसार? E=mc²। मास को अगर लाइट के स्पीड के मास इंटू सी का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस पर आधारित एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13.2। ठीक है, एग्जाम्पल 13.2, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनर्जी बताइए इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस के इक्विवेलेंट हमको एनर्जी बताना है। ठीक है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे? एनर्जी बराबर होता है क्या? मास इंटू क्या, सी, स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर। तो मास की बात करें अगर हम लोग, तो मास तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg। सी यानी कि 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ जो है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/1000 गुना में 3 का स्क्वायर 9 गुना ये 10 का पावर में पावर गुना हो जाता है तो ये क्या हो गया 16। तो इस 16 से ये 3 को कट जाएगा। अच्छा, तो 9 गुना 10 का पावर, इससे ये 3 को खत्म, तो ये हो गया क्या 13। क्या ये भी केजी ऐसा यूनिट में था ये भी, तो ये क्या इतना जूल हमारा एनर्जी आ गया। ठीक है, अच्छा, मास को 1 ग्राम को हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर लिए? एनर्जी में, जूल में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम लोग को एक चीज समझना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को जरा अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखा जाए जरा सा। एक चीज ये नोटिस किया गया है कि जैसे कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मान लिया जाए 5 प्रोटॉन और मान लिया जाए न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो हमारा न्यूट्रॉन का संख्या 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन, 5 गो प्रोटॉन है और 6 गो न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो और ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है। एक चीज नोटिस किया गया है कि जैसे प्रोटॉन का मास है, हरे 5 गो प्रोटॉन है और 6 गो न्यूट्रॉन है। ये जब बाहर है तो 5 प्रोटॉन का जो वजन होता है, तो 5 प्रोटॉन का वजन कितना होता है क्या बोलते हैं, मतलब 5 गुना मास ऑफ ईच प्रोटॉन, 5 इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन। अच्छा, ठीक है, ये 5 प्रोटॉन का वजन हो गया, प्लस न्यूट्रॉन का वजन, टोटल न्यूट्रॉन का वजन यहां पे क्या होगा 6 इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। अच्छा, जब न्यूक्लियस के अंदर में तो है क्या, खाली प्रोटॉन और खाली न्यूट्रॉन है, तो यानी कि 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है, तो 5 प्रोटॉन का वजन और 5 न्यूट्रॉन का वजन को जब जोड़ेंगे तो वो हमारा बराबर होना चाहिए इस न्यूक्लियस के वजन के, क्योंकि इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है बना है हमारा इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है।
तो आखिर 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है, तो इसी 5 प्रोटॉन के मास को और 5 न्यूट्रॉन के मास को अलग अलग अगर जोड़े हैं तो ये हमारा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए। लेकिन यह देखा गया है कि न्यूक्लियस का जो वजन होता है ना, वह वजन थोड़ा कम हो जाता है। ये जो है ये हमारा ज्यादा हो जाता है किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना है, अगर उसका उतना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन को जब हम लोग बाहर में अलग अलग जोड़ेंगे तब जो वजन आएगा, ठीक है, और टोटल न्यूक्लियस का जब वजन करते हैं तब दोनों में अंतर रहता है। न्यूक्लियस का वजन थोड़ा कम रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो वो ज्यादा पाया जाता है। अब इस चीज पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मान लिया जाए हर एक चीज है तो इन सब इसका 5 प्रोटॉन का वजन 6 न्यूट्रॉन का वजन को जब जोड़े तो पाया गया कि वो ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियस का जो वजन है वो कम है। आखिर वजन गया कहाँ? मान लिया जाए इसका और इसका वजन जोड़ करके टोटल अगर 10 केजी हो रहा था, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं 10 केजी हो रहा था, और न्यूक्लियस का जो वजन है वह 9 केजी हो रहा है। न्यूक्लियस का वजन 9 केजी हो रहा है, तो आखिर भाई 1 केजी कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो वह 1 केजी जो है ना, उसको ऐसे बोला जाता है मास डिफेक्ट। मास का डिफेक्ट आ रहा है जो, उसका नाम क्या है? मास डिफेक्ट। आखिर लेकिन वो गया कहाँ एनर्जी? तो वो मास कहाँ गया? तो वह मास जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। कैसा एनर्जी में? तो बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी बोले तो क्या? 2 प्रोटॉन, चूंकि प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होना चाहिए, और 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच का दूरी भी बहुत कम रहता है। न्यूक्लियस के अंदर में है प्रोटॉन प्रोटॉन तो बहुत ही पास में है, तो दूरी रिपल्सन का फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा 2 प्रोटॉन के बीच। लेकिन उसको बांध कर रखने के लिए आपस में हमको एक फोर्स चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स, जो रिपल्सन का इलेक्ट्रिक फोर्स है, उससे ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, तब ना उसको उल्टा में क्या करेगा? बांध के रख सकेगा। तो जो मास का अंतर आ रहा है ना, मास डिफेक्ट जिसको बोल रहा है, वह मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंड करके रखेगा, बांध करके रखेगा। किसको? न्यूक्लियन को। न्यूक्लियन मतलब कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको आपस में बांध करके रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी कहां से आता है? मास डिफेक्ट से आता है। वही जो मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा? एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा, एम सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर में यहां एम कौन सा होगा? एम मास डिफेक्ट वाला, जो मास का अंतर आया। तो कितना का मास का अंतर आ रहा है भाई? इतना वजन में से उतना वजन को घटा देंगे तो मास का अंतर मिलेगा ना। क्या? यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? जेड इंटू मास ऑफ इच प्रोटॉन प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? ए माइनस जेड लिखते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, इंटू मास ऑफ इच न्यूट्रॉन। अच्छा ये जो है ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बाहर में नाप लिए। इसमें से अगर हम घटा दे मास ऑफ क्या? न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो आएगा अंतर, इसी को क्या कहेंगे? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। प्रोटॉन का वजन, टोटल प्रोटॉन का वजन टोटल न्यूट्रॉन का वजन में से टोटल न्यूक्लियस का वजन घटा दिए, क्योंकि न्यूक्लियस का वजन कम आ रहा था। न्यूक्लियस का वजन मान लिया जाए 9 केजी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग बाहर में नापे तो वो 10 केजी है, तो 10 केजी में से ये 9 केजी घटा दिए, 1 केजी का जो अंतर आया। अच्छा, और यही मास हमारा क्या चीज में? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ई बी, बाइंडिंग एनर्जी जो आएगा वो डेल्टा एम सी स्क्वायर। यही मास को क्या करेंगे? सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ये बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या है? इस बाइंडिंग एनर्जी का काम है बांध करके रखने का न्यूक्लियन को आपस में। न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या उसको कंबाइंडली न्यूक्लियन बोला जाता है। तो यहां पे यही सब बात सब हम लोग लिखे कि मास डिफेक्ट क्या है भैया? कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अकेला सब जो अलग अलग जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन है, उन सब का जो जोड़ है, ठीक है, उसमें
ना, जो कि क्या करता है, न्यूक्लियस को बना रहा है, उन सब का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन को अकेला अगर आप जोड़ दे रहे हैं अलग से, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। एंड द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें जो डिफरेंस होगा न्यूक्लियस का वजन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो वजन है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वही मास डिफेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट मेक अप न्यूक्लियस एंड द एक्चुअल ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ, दोनों में जो अंतर आएगा उसको डेफिनेशन वगैरह को याद कर लेना है, अभी भी आई है ये, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये भी ठीक है। एक तो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में थोड़ा सा, और जितना पढ़ना है उतना टोटल VBI रहता है इसका, ठीक है, वही सब पूछा हुआ ही सब सवाल रहता है इसमें। तो खैर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में क्या चीज, वही बात की है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या बात है, देखो समझो पहले, जैसे बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में हुआ क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबको आपस में बांध करके रखने के लिए जो हमको ऊर्जा की जरूरत है वही ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी है। वही एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कर से अलग कर दे, ठीक है, तो अलग करने के लिए भी हमको वही एनर्जी देना पड़ेगा, उससे क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। किसी को फ्री कराने के लिए भी हमको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, दे करके एक्स्ट्रा हम उस चीज को चाहे तो फ्री करा सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी आता कहां से है, मास डिफेक्ट से। मास का जो अंतर होता है वही मास इंटू सी स्क्वायर हमारा क्या चीज में, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अच्छा, यहां पे इस सब चीज का वही का बात सब लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इसको लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर किसी न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग अलग करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। अच्छा, और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन दीज न्यूक्लियस बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, जैसे जब कोई भी न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियन वगैरह एक साथ आकर के जुटता है तब जो एनर्जी रिलीज वगैरह होता है उसको भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और सबसे साधारण लैंग्वेज में अगर इस बात को डिफाइन करना हो तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जी की आवश्यकता है न्यूक्लियॉन को आपस में बांध करके रखने के लिए वही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड, एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास डिफेक्ट। क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एंड द मेजर्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन का वजन और न्यूक्लियस का वजन में जो अंतर है वही मास डिफेक्ट, उसी से रिलेटेड होता है, विच इज कन्वर्टेड टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वही जो डेल्टा m है यानी कि जो मास डिफेक्ट है वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में ना। सबसे सिंपल अगर इसको बनाना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड एनी न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन को आपस में बांध कर रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यह मास डिफेक्ट से आता है ना, न्यूक्लियॉन को बांध करके रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी, यही बात ध्यान रखना है। इसमें एक बात और है नोटिस करने वाला कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी होता है यही रिक्वायर्ड टू सेपरेट एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां से एक बात हमको ये भी समझ में आता है कि अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको अगर हम वहां से क्या करना चाहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, अलग अलग कर देना चाहते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं,
तो हमको उतना एनर्जी वगैरह का जरूरत पड़ेगा। जितना बाइंडिंग एनर्जी है उतना ही के बराबर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तभी हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, और जब वो टूटेगा तो वही एनर्जी सब बाहर रिलीज होगा ना। जैसा कि क्या होता है, यूरेनियम में न्यूट्रॉन देते हैं तो क्या होता है, एटम सब टूटता है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। वही बात सब है। अच्छा देखो, इसमें डेल्टा एम यानी कि क्या है, मास डिफेक्ट बराबर, हम लोग अभी रफ में यही सब बात लिखे थे, रफ में यही चीज लिखे थे ना, ये वाला लाइन, इसी लाइन को लिखा हुआ है, बस इसी लाइन को यहां पे लिख दिए। क्या, ये प्रोटॉन का संख्या गुना मास ऑफ प्रोटॉन, हर प्रोटॉन का मास। अच्छा, मास ऑफ ईच प्रोटॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन का संख्या गुना हर न्यूट्रॉन का मास। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास हो गया, उसमें से घटा देंगे अगर न्यूक्लियस का वजन, तो यही जो अंतर आएगा मास में, उसी को क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, वही जो मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, हमारा क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ई बी से डिनोट करेंगे ना। एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बोलने का अर्थ क्या समझ रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, कंबाइंडली न्यूक्लियन के नाम से। न्यूक्लियन बोलने का मतलब हो गया प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब, जैसे कि हर एक एक न्यूक्लियन को बांधने के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी मिल रहा है, हर एक न्यूक्लियन को बांधने के लिए, यानी कि हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ना, हर एक न्यूक्लियन को बांध कर रखने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर। जैसे मान लिया जाए कोई न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें कि 4 गो न्यूक्लियन है, 4 न्यूक्लियन में हो सकता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो क्या, या 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, कुछ भी मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए। तो अगर किसी न्यूक्लियस में 4 गो न्यूक्लियन है, किसी न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियन है, और इसको बांध करके रखने के लिए जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है यहां पे, वह टोटल बाइंडिंग एनर्जी मान लिया जाए क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, उदाहरण के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। तो इसका मतलब हर एक को क्या मिल रहा है, ढाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अच्छा, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या। अच्छा, यानी कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी अभागा न्यूक्लियन का संख्या, टोटल बाइंडिंग एनर्जी 10 अभागा न्यूक्लियन का संख्या 4, वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा रहता है किसी भी न्यूक्लियस में, तो वह न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। यानी हर एक न्यूक्लियन को बांध करके रखने के लिए जितना ज्यादा हर एक न्यूक्लियन पे खर्च करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, उतना ज्यादा वह एटम क्या रहेगा, उसका न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा रहेगा, वह न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई है तो वह है आयरन, Fe56। क्या चीज, 56 हम क्या चीज बोल दिए, एटॉमिक मास। आएगा अच्छा आता आएगा, अभी 56 से ही भेंट होगा देखो। तो क्या बात सुनो पहले, आयरन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसमें 8.75 ऐसे कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहता है। सबसे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस है, किसका, तो आयरन का। ठीक है, आगे आएगा, सब कुछ आएगा। क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी VBI है। क्या बोल रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। टोटल बाइंडिंग एनर्जी अभागा न्यूक्लियन का संख्या। तो इससे पता चलेगा हर एक न्यूक्लियन पे कितना बाइंडिंग एनर्जी खर्च हो रहा है। क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी अभागा
न्यूक्लियन का संख्या, यही ना एटॉमिक मास, यही तो बताता है हमको क्या, न्यूक्लियन का संख्या। अच्छा, एक ग्राफ भी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच। तो मास नंबर अलग अलग एटम का तो अलग अलग होता है मास नंबर, तो जिसका जिसका मास नंबर कम है ना, देखो हाइड्रोजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, हाइड्रोजन के बजाय फिर क्या, हाइड्रोजन हीलियम है ना, हीलियम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज्यादा है, फिर लिथियम में थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक है, कार्बन में थोड़ा ज्यादा है, नाइट्रोजन में कम है, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा, ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे। ग्राफ देखो तो सबसे ज्यादा किसके लिए, आयरन के लिए, Fe56। अच्छा, यहां पे देखो एटॉमिक मास या मास नंबर जो है, अच्छा ठीक है, तो यहां पे आयरन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच का ये ग्राफ हो गया। ये भी ग्राफ भी BBI है, कभी भी 2 मार्क्स में कहीं पे या कहीं पे हो सकता है। न्यूक्लियन की संख्या को ही तो मास नंबर कहते हैं ना, मास नंबर का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या, उसी को तो कहते हैं न्यूक्लियन। अरे मास नंबर मतलब क्या हो गया, जैसे क्लास में ही क्या बोलते हैं, अगर बात करें बॉयज का संख्या और गर्ल्स का संख्या है ना, दोनों को जोड़ दिए तो वही है मास नंबर हो गया। और वही चीज बात क्या, उसी को न्यूक्लियन भी तो कह देते हैं ना एक साथ में। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों, न्यूक्लियन मतलब हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ना, दोनों का संख्या, कुल संख्या, और उसी को मास नंबर भी बोलते हैं। ये ग्राफ, हाँ इसमें देखो एक ग्राफ से एक चीज समझ में आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसमें ज्यादा रहेगा वह स्टेबल रहता है न्यूक्लियस, और जिस न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहता है वह स्टेबल उतना नहीं रहता न्यूक्लियस। अब देखो जैसे कि ये कुछ लोअर वेट वाला है और कुछ हेवी वेट वाला है, हेवी वेट में यूरेनियम है, हेवी वेट में क्या है, यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितना रहेगा वो सब हमारा हेवी वेट वाला, वो सब में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहता है। और तो क्या होता है ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहेगा ना हेवी वेट वाले में, तो हेवी वेट वाला सोचेगा क्या कि टूट करके अब मिड वेट में आ जाए, मिड वेट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रहता है, तो हेवी वेट वाला टूट करके चाहेगा कि मिड वेट में आ जाए, तो उसके लिए वह क्या करेगा, रेडियो एक्टिव डीके वगैरह करता है, अल्फा बीटा गामा ये सब निकाल करके हल्का होने का कोशिश करता है ताकि स्टेबिलिटी पा सके। तो इधर जो हेवी वेट वाला है वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, टूटने का कोशिश करेगा ना, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने का कोशिश करेगा और टूट करके मिड वेट में आने का कोशिश करेगा। और जो लोअर वेट वाला है जैसे हाइड्रोजन, तो लोअर वेट वाले में वाला क्या करेगा, 2 लोअर वेट वाला मिल करके मिड वेट में आने का कोशिश करता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में फ्यूज करता है, एक साथ आके कनेक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके मिड वेट वाला यानी ज्यादा वेट वाला बनाने का कोशिश करेगा, एनर्जी खूब रिलीज होता है। सूरज में यही हो रहा है ना, सन में तो यही चीज है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम वगैरह ये सब बनाता है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और एक है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, टूटता है हेवी वेट वाला, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, लोअर वेट वाला सब जुटता है और दोनों में एनर्जी रिलीज होता है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा हाइड्रोजन बम वगैरह का बातचीत, और न्यूक्लियर फिजन तो एटॉमिक जो बम होता है यानी कि यूरेनियम वाला। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन, याद रखना है ये चीज। अच्छा ध्यान से सुनो एक बात नोट में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूक्लियन, यानी कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसी एक को निकालने के लिए
हमको जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा वह कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हो गया, टोटल न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिए, उसमें जितना ऊर्जा चाहिए वह क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। दो प्रकार का बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का जो बात की हम लोग, क्या है बाइंडिंग एनर्जी भाई, तो जैसे बाइंडिंग एनर्जी जैसे 4 न्यूक्लियन है और उसमें बाइंडिंग एनर्जी हमको कितना दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 न्यूक्लियन में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, हम चारों न्यूक्लियन को अगर न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, वह बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, और वही क्या कहलाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए हमको जितना एनर्जी का जरूरत है वह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस। अच्छा, एंड इट इंडिकेट्स अ न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये हमको बताता क्या है, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बताता है। न्यूक्लियस का क्या बताएगा ये, स्टेबिलिटी। न्यूक्लियाई विथ अ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोर स्टेबल। जिस भी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज मोर एनर्जी इज नीडेड टू सेपरेट देयर न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसमें ज्यादा होगा उसमें एक भी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्टेबल है ना, बहुत ज्यादा शक्ति खोज रहा है बाहर निकलने के लिए, टूटने के लिए। ग्राफ जो था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस shows a peak around iron Fe56। आयरन जो है उसमें यहां पे क्या हो रहा है, इसमें पीक दिखाता है, पीक पॉइंट ना। ये पीक पॉइंट हमको इससे पता चलता है कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, विच इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। Fe जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इस ग्राफ से ही हमको पता चलता है कि क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन लाइटर एलिमेंट्स में होता है और जो फ्यूजन है वो हेवियर एलिमेंट में होता है, और वो सब एनर्जी रिलीज करता है। जैसे जो हेवी वेट वाला है उसमें क्या होगा, फ्यूजन, टूटने का काम। हेवी वेट वाले में टूटने का काम, और जो लोअर वेट वाला है उसमें जुटने का काम, यानी फ्यूज होने का। सुनते होगे ना, तार या क्या चीज को फ्यूज कर गया, ऐसा ऐसा कहीं तार वार सट गया है, फ्यूज कर जाता है ना। तो लाइट वेट वाला क्या होता है, फ्यूज करता है, फ्यूजन। हेवी वेट वाला फ्यूजन, टूटता है। ये सब चीज होता है। आयरन हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तो याद रखना एकदम, हाँ ये चीज को याद रखना है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज्यादा एनर्जी होता है, समझे। आयरन के पास सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक है छोटा सा बात, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जरा बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियन के बीच, न्यूक्लियन बोले तो या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच आपस में एक फोर्स लगता है, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। काफी कम डिस्टेंस पे 1 से 3 फर्मी के बीच ना अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव बिटवीन 1 2 3 फर्मी। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर ना। एक फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। तो 1 से 3 फर्मी के बीच अट्रैक्टिव होता है काफी, दो न्यूक्लियन के बीच। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उसको आपस में अगर
काफी कम डिस्टेंस है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी खींच के रखता है, ये भी खींच करके रखता है, रिपल्सन होने को रोकता है ना। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर विच वर्क्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। यह सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स होता है प्रकृति में पाया जाने वाला। 4 प्रकार का ही फोर्स होता है प्रकृति में, उससे ढेर सारा फोर्स बनाया जाता है और भी चीज सब निकाला जाता है, ऐसा ऐसा का कल्पना करते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो 4 ही फोर्स है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है। अच्छा, उससे ज्यादा ताकतवर होता है वीक फोर्स। वीक फोर्स रेडियो एक्टिविटी वगैरह में वो सब का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ये सब पार्टिकल सब निकलता है तो वहां पे काम करता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का जब रचना हुआ तो उसमें वीक फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो अलग लेवल का पढ़ाई है, उधर वीक फोर्स अपना सिलेबस में है नहीं। तो सबसे कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद वीक फोर्स, उससे ज्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी 2 चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के बीच का मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक होता है हमारा ये न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियॉन के बीच काम करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में अट्रैक्शन का काम करता है। अच्छा, ये चार्ज पर निर्भर नहीं करता है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम दूरी पर काम करता है। ठीक है, 1 से 3 फर्मी के बीच अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस पे ये काम करता है। इसके बाद हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत वीवीआई है, ढेर सारा क्वेश्चन रहता है इससे, ये हम लोग करेंगे अब इसके बाद। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़